जय श्री महाकाल। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप लोग भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग आपके लिए जीके और साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की। देखिए दोस्तों, आज जो आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें आप देख पाएंगे कि इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में मुद्रास्फीति को किस में मापा जाता है। जो भारत में मुद्रास्फीति होती है उसे किस में मापा जाता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि बीएसआई सूचकांक, दूसरे ऑप्शन में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तीसरा ऑप्शन कह रहा है आपके सामने कि राष्ट्रीय आय अपस्फीति, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई। इसके द्वारा क्या नापी जाती है? इसके द्वारा मुद्रास्फीति को नापा जाता है। ठीक है, आपका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। अर्थशास्त्र का क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपसे अगर पूछे तो आप लोग बिल्कुल छोड़ करके नहीं आएंगे इसको। अब देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि संसद में कितने प्रकार की समितियां होती हैं। तो अगर हम संसद की समितियों के बारे में बात करते हैं कि संसद जो है ना वहाँ पर कितने प्रकार की समितियां होती हैं, तो आपका जवाब होगा कि सर संसद में 2 प्रकार की समितियां होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की समितियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती हैं स्थायी समितियाँ और एक होती हैं अस्थायी समितियाँ। ठीक है, एक होती हैं स्थायी समितियाँ, एक होती हैं अस्थायी समितियाँ। स्थायी समितियों को क्या किया जाता है? प्रत्येक वर्ष उन्हीं को क्या किया जाता है? मतलब बनाया जाता है। लेकिन एक अस्थायी जो समिति होती है उसको जो है ना किसी स्पेसिफिक काम यानी कि किसी विशेष काम के लिए बनाया जाता है और उसको उस काम के पूरा होने पर उसे समाप्त कर दिया जाता है। तो इस तरीके से 2 प्रकार की समितियां पाई जाती हैं। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन पूछ रहा है आपका भारतीय संविधान का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत राज्यों का एक संघ है। भारत क्या है? राज्यों का एक यूनियन है। और संघ की कार्यकारी शक्ति किस में निहित होती है? तो जो संघ की कार्यकारी शक्ति है वो किसके पास होती है? तो वो होती है किसके पास? वो होती है भारत के राष्ट्रपति के पास। भारत के राष्ट्रपति के पास संघ की कार्यकारी शक्ति निहित होती है। कैसे निहित होती है? औपचारिक रूप से। कैसे होती है? औपचारिक रूप से जो अपनी संघ की कार्यकारी शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास होती है। और इसकी चर्चा की गई है किस आर्टिकल में? इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल नंबर 53 में। आर्टिकल नंबर 53 में कहा गया है कि जो संघ की कार्यकारी शक्तियाँ वो किस में निहित हैं? राष्ट्रपति के पद में निहित हैं। लेकिन इसका जो संघ की कार्यकारी शक्तियाँ जो औपचारिक रूप से तो राष्ट्रपति के में होती है, राष्ट्रपति में निहित होती हैं औपचारिक रूप से, लेकिन अनौपचारिक रूप से किसमें? राष्ट्रपति के। लेकिन आपसे पूछा जाए कि वास्तविक रूप से किसके में? तो वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री के में। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर 1 लगाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री के में, लेकिन औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के में। ठीक है, इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 53 में की गई है। अब राष्ट्रपति आया तो यहाँ पर राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। जैसे कि आपके सामने पूछा जाए कि राष्ट्रपति जो है ना उसको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जो अपना भारत का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वो इसके शपथ दिलाता है। और आर्टिकल नंबर 60 में इसकी चर्चा की गई है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 61 में महाभियोग प्रक्रिया की बात की गई है। और महाभियोग प्रक्रिया क्या होती है? राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं और आर्टिकल नंबर 61 में आता है। उसके बाद आपका आता है आर्टिकल नंबर 72 और 72 में किसकी चर्चा की गई है? क्षमादान करने की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अपराधी व्यक्ति को क्षमा का दान दे सकता है। तो क्षमा दान करने की शक्ति आर्टिकल नंबर 72 के तहत है। उसके बाद आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 123। आर्टिकल 123 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, यानी कि राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल नंबर 123 में है। उसका राष्ट्रपति से संबंधित एक अनुच्छेद और है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद नंबर 356,
जब अपना जो भारत है उसमें आपातकाल आ जाता है, राज्य के अंदर आपातकाल आता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगा दिया जाता है। अनुच्छेद नंबर 356 में उसकी चर्चा करी गई है। अब देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है। तो आपके यहाँ से दो क्वेश्चन तैयार हुए कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा होता है, तो आप कहें कोटोपैक्सी है। लेकिन कोटोपैक्सी स्थित कहाँ पर है, तो इक्वाडोर में स्थित है। ठीक है, कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है वो इक्वाडोर में स्थित है। अब यहाँ पर आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी बता रहा हूँ, उनको आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है किलिमंजारो ज्वालामुखी। किलिमंजारो जो है ना वो कहाँ पर है, तंजानिया में। किलिमंजारो ज्वालामुखी तंजानिया में। बैरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र, बैरन ज्वालामुखी जो है ना, बैरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन ज्वालामुखी, और ये कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत में एक और पाया जाता है जिसका नाम है नारकोंडम, लेकिन ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त का मतलब ये होता है कि इसमें से बहुत सालों से लावा वगैरह बाहर नहीं निकला है, तो उसे सुषुप्त मान लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है बेंजामियानी। बेंजामियानी जो है ना वो कहाँ पर, बेंजामियानी ज्वालामुखी वो आपका रूस में है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब देखिए दोस्तों, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि कार्डेमम पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है। जो कार्डेमम की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित है। कार्डेमम का मतलब होता है इलायची, और इलायची की पहाड़ियाँ बेसिकली कहाँ पर पाई जाती हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कार्डेमम जो है ना इसकी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो आपका आंसर होगा कार्डेमम की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ केरल राज्य में स्थित हैं। ठीक है, इलायची की पहाड़ियाँ भारत की जो पश्चिमी घाट है उसकी पर्वतमाला की एक पहाड़ियों में पाई जाती है। कार्डेमम का हिंदी अर्थ क्या होता है, इलायची होता है। भारत के भौगोलिक दृष्टिकोण से यह दक्षिण भारत की एक पहाड़ी है। दक्षिण भारत की एक पहाड़ी है जिसका नाम है अन्नामलाई की पहाड़ी, जो कि नीलगिरी पहाड़ी का क्या है, दक्षिणी भाग है। नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिणी भाग पर स्थित एक अन्नामलाई की पहाड़ी है, वहीं पर ये कार्डेमम हिल्स पाई जाती हैं। ठीक है, उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, और आपसे क्वेश्चन में पता क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है। तो पंडित भीमसेन जोशी के बारे में आपसे पूछा गया है कि पंडित भीमसेन जोशी के बारे में बताइए कि इनका संबंध किससे है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा पता है, आपका करेक्ट आंसर होगा हिंदुस्तानी गायक। ये एक हिंदुस्तानी गायक हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट, आपके हिसाब से एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए बांसुरी वादन जो आया शब्द है इसमें दो तीन नाम आपको याद रखने हैं। जैसे कि आपको एक नाम याद रखना है, बांसुरी वादन में बहुत ही ज़्यादा फेमस व्यक्ति हैं हरि प्रसाद चौरसिया। उसके बाद आपको याद रखना है पन्ना लाल घोष। हरि प्रसाद चौरसिया और पन्ना लाल घोष का संबंध किससे है, बांसुरी वादन से है। सितार वादन में किसका संबंध है, अब सितार वादन जो आया है उसमें आप लोग लगा लीजिए, एक तो पंडित रविशंकर, उसके बाद आपको याद रखना है एक तो पंडित रविशंकर हो गए, एक उमा शंकर मिश्र। तो दो आपको याद रखने हैं, पंडित रविशंकर सितार वादन के और उमा शंकर भी सितार वादन के। अब देखिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि हम्पी किस राज्य में स्थित है। तो अगर हम बात करते हैं हम्पी ये किस राज्य में स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम्पी जो है ना वो आपका कहाँ पर स्थित है, कर्नाटका में। कर्नाटका इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 लगा लीजिएगा कर्नाटक, इसको आप लोग बिल्कुल सही मानेंगे। और जो कर्नाटक है, हम्पी जो है ना वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का काम हुआ था, मतलब विजयनगर जो साम्राज्य था उसकी राजधानी हुआ करती थी हम्पी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य वही विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो शासकों के द्वारा की गई थी। ठीक है, देखिए अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान विश्व में किस स्थान पर आता है। तो आपका राइट आंसर होगा कि 5वें स्थान पर आता है। अभी देखिए भारत जो है ना उसने क्या किया है, जनसंख्या को पछाड़ करके भारत सबसे पहले स्थान पर आ गया है, उसके बाद चीन है। ठीक है, तो आपका जो पाकिस्तान देश है वो क्या है, 5वें स्थान पर आता है जनसंख्या के मामले में।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि पदार्थ के परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। देखिए जो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत है उसको किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसको किया था जॉन डाल्टन ने। किसने? जॉन डाल्टन ने इसे प्रतिपादित किया था और सन 1808 में। सन 1808 में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत था उसको प्रतिपादित किया था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए होता है। यानी कि आपके पेट में यदि अपच होती है तो उसके लिए आप किस औषधि का उपयोग करेंगे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रतिजैविक, दूसरा कह रहा है कि पीड़ाहारी, तीसरा कह रहा है कि एंटासिड और फोर्थ आपके सामने कह रहा है कि प्रतिरोधी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एंटासिड। एंटासिड ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि ऑप्शन तीसरा एक करेक्ट आंसर। एंटासिड एक ऐसा पदार्थ होता है जो पेट की अम्लता को क्या करता है? उदासीन कर देता है, और उसका उपयोग छाती की जलन, अपचयन कहते हैं जैसे, या पेट की कोई भी परेशानी होती है उसका छुटकारा पाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एंटासिड का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता है। यानी कि अगर लोकसभा जो है ना उसमें वोट हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है, तो उसका जो पहला चरण होता है तो उसमें कौन मत नहीं डाल सकता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसमें वोट नहीं डाल सकता है, क्योंकि जब लोकसभा का अध्यक्ष वोट डालेगा तो वो एक निर्णायक मत होगा। क्या होगा? निर्णायक मत। जब भी ऐसी बात आ जाती है कि मान के चलो यहाँ पे जो लोकसभा में आधे सदस्यों ने एक साइड वोट डाल दिया और आधे सदस्यों ने दूसरे पर वोट डाल दिया, ठीक है, मतलब वोट की संख्या बराबर हो गई, तो अध्यक्ष का काम इतना रह गया कि अध्यक्ष किसी एक को चुने और वो जो है ना, एक अगर अध्यक्ष का वोट जिसमें बढ़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? निर्णायक मत हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है। आपका कह रहा है क्वेश्चन साइंस से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि ट्रिप्सिन निम्नलिखित में से किस में उपस्थित होता है। तो ट्रिप्सिन जो है ना वो किस में उपस्थित होता है। पहले तो आपसे बोला गया है कि पित्त रस में, अमाशय रस में, लार में और अग्नाशयिक रस में। तो जो ट्रिप्सिन होता है ना वो किस में होता है? अग्नाशयिक रस में। किस में? अग्नाशयिक रस में। अब जो अग्नाशयिक रस है उसमें 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, 3 प्रकार के हार्मोन, 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? ट्रिप्सिन हो गया एक, तो एक आपका लाइपेज हो गया, एक आपका कौन सा हो गया? लाइपेज। ठीक है, लाइपेज हो गया। इसका काम क्या होता है? लाइपेज का काम होता है कि जो आपका वसा है यानी कि जो फैट है उसका पाचन करना लाइपेज का काम होता है। एक होता है आपका एमाइलेज। कौन सा होता है? एमाइलेज। एमाइलेज का कार्य क्या होता है? तो एमाइलेज का कार्य होता है आपके शरीर में जो स्टार्च होता है, स्टार्च का पाचन करना आपके शरीर में। ठीक है, उसके बाद आपके सामने तीसरा आता है ट्रिप्सिन, यानी कि जो अग्नाशयिक रस है उसमें 3 प्रकार के एंजाइम होंगे। कौन कौन से होंगे? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का कार्य क्या है? तो ट्रिप्सिन का कार्य होता है जो पेप्सिन यानी कि प्रोटीन जो होता है जिसे पेप्टोन में बदला गया था, जो पेप्टोन को क्या किस में बदल देता है? ये ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन प्रोटीन का पाचन तो करता है लेकिन जो प्रोटीन थी उसका नाम यहाँ पे क्या हो जाता है? पेप्टोन। अब ये पेप्टोन को पेप्टोड में चेंज कर देता है, कौन? ट्रिप्सिन। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला आपसे पूछा गया है, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज कहाँ पर की थी। तो देखिए जो ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक थे उनके द्वारा स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज करी गई थी, और ये कहाँ पर की गई थी? तो ये कहाँ पर इन्होंने ये खोज की थी? इन्होंने खोज की थी तालाब के जल में। कहाँ पर? तालाब के जल में। ऑप्शन नंबर 1 किसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए जो सालार जंग संग्रहालय है वो आपका हैदराबाद राज्य में स्थित है, जो कि तमिलनाडु, हैदराबाद में मूसी नदी के किनारे पर क्या है? स्थित है सालार जंग संग्रहालय। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है।
देखिए नेक्स्ट हमें आपसे पूछ रहा है, नासा द्वारा खोजे गए 8वें ग्रह जो केपलर 90 की परिक्रमा कर रहा था उसका नाम क्या था। तो जो केपलर 90 की परिक्रमा कर रहा था उसका नाम क्या था। तो नासा ने सन 2017 में 8 ग्रहों की खोज की जो केपलर 19 के घेरे हुए थे। ठीक है, केपलर 19 एक सूरज की तरह एक सितारा है जो पृथ्वी से लगभग कितने प्रकाश वर्ष दूर से, तो पृथ्वी से लगभग 2500 के आसपास प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, अब ये क्या किया था इन्होंने, इसका नाम रख दिया था केपलर 19I, केपलर 90I इसका नाम रख दिया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेनिस्लास वावरिंका किस देश के खेलते हैं, किस देश के लिए खेलते हैं। तो देखिए स्टेनिस्लास जो वावरिंका है इनका संबंध किस देश से है। तो इनका संबंध किस देश से है, इनका संबंध है स्विट्ज़रलैंड से। ये स्विट्ज़रलैंड के खिलाड़ी हैं और ये क्या खेल खेलते हैं, तो ये टेनिस खेल खेलते हैं। ठीक है, टेनिस खेल से इनका संबंध है, उसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें आपसे बोला गया है कि ध्वनि तरंग का आवर्तकाल। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि ध्वनि तरंग का आवर्तकाल 0.01 सेकेंड है, तो इसकी आवृत्ति कितनी होती है हर्ट्ज में बताइए। तो इसमें आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है बेसिकली। तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा आपका वो क्या बनेगा, 100 हर्ट्ज। 100 हर्ट्ज इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राग को शाम के समय में गाया जाता है। तो ऐसा कौन सा राग है जो शाम के समय में गाया जाता है। तो शाम के समय में कौन से राग को गाते हैं, यमन राग। कौन सा, यमन राग को। ठीक है, यमन राग शाम में गाया जाने वाला एक राग है। सूर्यास्त से देर शाम तक गाया जाता है। यह भक्ति और समर्पण पर आधारित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रसिद्ध काव्य कामायनी के लेखक कौन हैं। तो कामायनी जो है ना उनके लेखक कौन हैं, इनके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा इनके बारे में, जब आप 9th 10th 8th क्लास में जब आप पढ़े होंगे तो इनके बारे में आप लोगों ने बहुत सारी हिंदी की जो बुक्स थी उनमें बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में पढ़ी होंगी। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी जो थे इनके द्वारा कामायनी लिखी गई थी, कामायनी लिखी गई थी। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि अक्षय ऊर्जा के ग्रिड एकीकरण में सुधार के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता किया है। तो भारत और जर्मनी ने, किसने, भारत और जर्मनी ने किसके लिए, अक्षय ऊर्जा के ग्रिड एकीकरण में सुधार करने के लिए भारत और जर्मनी ने एक समझौता किया है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 वाला हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस यहीं पे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लोग एक लाइक कर देंगे और इसी प्रकार के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिसने रीजनिंग वाले प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है और इसके पहले जो जीके वाले वीडियोस हुए हैं उनको नहीं देखा है तो उनको भी जा कर के देख लीजिएगा, चैनल पे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे।